तो अब हम विंड एनर्जी से स्टार्ट लेते हैं कि हमने सबसे पहले विंड को कैसे मॉडल करना है। तो उसको मॉडल करने के लिए हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो द रेट ऑफ द पावर कंटेन्ड इन द विंड इज़ द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हमने लिख दिया P नॉट इज़ इक्वल टू हाफ m डॉट u नॉट स्केयर। m डॉट क्यों, m ओवर t द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमने लास्ट वीडियो में ओवरव्यू ऑफ विंड एनर्जी में हमने सबसे पहले ये कहा था कि हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने विंड एनर्जी को मॉडल कैसे करना है। तो विंड हॉरिजॉन्टली मूव करती हुई आ रही है, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वेयर m इज द मास फ्लो रेट एंड u नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड एयर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रैकल। यानी कि इसको हम फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी भी कहते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक एयर की जो वेलोसिटी है, मतलब आपने ऑफशोर्स के ऊपर फर्ज करें विंड टरबाइन लगानी है तो वहां पे फ्रीली मूविंग जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड अनडिस्टर्ब्ड विंड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, P नॉट इज इक्वल टू हाफ m की जगह रो ए भी पुट कर दिया, तो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, P नॉट इज इक्वल टू हाफ रो A1 u नॉट क्यूब। अब A1 क्या है, वेयर A1 इज द एरिया ऑफ विंड थ्रू विच इट इज पासिंग। ठीक है, ये वो एरिया है जिससे ये पास कर रही है। तो ये हमारे पास द फर्स्ट स्टेप इज टू मॉडल द विंड एनर्जी एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वो किसके बराबर होती है, P नॉट इज इक्वल टू हाफ रो A1 u नॉट क्यूब। तो u नॉट क्यूब जो है वो डायरेक्टली पावर जो है, पावर इन द विंड वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, u नॉट क्यूब के। ठीक है, तो उसके बाद हम पावर एक्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं कि हमने पावर एक्सट्रैक्ट करनी है। ये P नॉट जो है ये किसके जो इनपुट पावर आ रही है हमारे पास वो हाफ रो A1 u नॉट क्यूब के बारे में है। ठीक है, तो अब हम ये देखने लगे हैं इनकमिंग लेक्चर के अंदर कि इस इनकमिंग एयर में जितनी एनर्जी है उससे हम कितनी पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ विच वी विल गेट सम अमाउंट ऑफ पावर। इससे हम 100% नहीं हासिल कर सकते, उसकी रीज़न मैं आगे चल के बताता हूँ। हम कुछ फ्रैक्शन इसकी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर विच इज चेंजिंग विद प्रेशर एंड टेम्परेचर, बट नॉर्मली इट्स वैल्यू इज 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सपोज करें कि ये मैं एक एयर कॉलम सपोज करता हूँ, उसके अंदर उसकी जो डेंसिटी है वो रो है, उसकी वेलोसिटी u नॉट है और उसका एरिया जो है वो A1 है। ठीक है, याद रहे हम करने के लगे हैं, हम करने ये लगे हैं कि हमारे पास ये जो इनपुट विंड पावर आ रही है इससे हम कितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर एयर में लेट्स सपोज 100% आ रहे हैं, 100% एयर आ रही है, तो उस एयर का एक कॉलम ही हम कंसिडर करेंगे ना, वो कॉलम जो हमारी किसी एप्लीकेशन पे गिर रहा है, जस्ट लाइक विंड टरबाइन। तो विंड टरबाइन उसकी एक फ्रैक्शन ही एक्सट्रैक्ट कर पाएगी ना कि वो पूरी दुनिया में चलने वाली हवा को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगी। तो ये रीजन होती है कि हम पूरी की पूरी एयर को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका एक कॉलम मैंने, एयर कॉलम एक मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब नो प्लेस an obstacle in front of air and extract amount on energy from it. U1 is the velocity of wind from which some amount of energy is extracted. अब हमने क्या किया, इस एयर कॉलम के अंदर हमने एक डिस्क रख दी। हम अपने सपोजिशन को डिस्क से स्टार्ट करेंगे, देन वी वुड प्लेस हेयर अ विंड टरबाइन इन प्लेस ऑफ दिस डिस्क। तो बिफोर दिस डिस्क एयर की जो वेलोसिटी थी वो u नॉट थी और प्रेशर जो था वो P इन्फिनिटी था, और जो डिस्क थी, डिस्क से वेरी वेरी नियर जो था वो प्रेशर P1 था और प्रेशर P2 था। ये हमने क्यों निकाला है, ये डेल्टा P निकालने के लिए। भाई सम हो हम P1 को P इन्फिनिटी के इक्वल ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मली ये थोड़ा सा डिफरेंस इसका होता है ड्यू टू डिस्टर्बेंस और प्रीटर्बेशंस जो प्रोड्यूस होती हैं, और वो विंड वेलोसिटी जो इस रीजन में, जो टरबाइन के रीजन में गुजर रही है दैट इज U1, और देन U1 फिर थोड़ा सा आगे जाके वो
U2 या और P2 में P इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आसान अल्फाज में आप ये ऐसे देखें कि U0 और P इन्फिनिटी वाली एक हवा आई, वो जब इस एरिया में पहुंची तो उसको हमने U1 और P2 का नाम दे दिया। बिफोर दिस टर्बाइन हमने उसको P1 का नाम दे दिया। विद इन द टर्बाइन जो वेलोसिटी थी वो U1 थी। आफ्टर द टर्बाइन जो उसका प्रेशर था वो P2 था, और वो देन अगेन इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो U2 हो गई और प्रेशर उसका P इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, अब हमने बिफोर द टर्बाइन और आफ्टर द टर्बाइन हमने बर्नौली इक्वेशन लगा दी। अप्लाई बर्नौलीज प्रिंसिपल आफ्टर द पासिंग थ्रू द ऑब्स्ट्रैकल। ये जो ऑब्स्ट्रैकल थी हमने इसके गिर्द जो प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन लगा दी। तो हमारे पास क्या आया, हाफ रो U2 स्क्वायर प्लस P इन्फिनिटी, ये वाली साइड आ गई हमारे पास। देन इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, हाफ रो U1 स्क्वायर प्लस P2। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ आ, यानी कि हमने ऑब्स्ट्रैकल के आगे पहले जो है वो बर्नौली इक्वेशन लगा दी, देन हमने उसके पीछे इसकी लगानी है। ठीक है, अब पहले हम अगली वाली एयर को कंसिडर कर रहे हैं। हाफ रो U2 स्क्वायर प्लस P इन्फिनिटी इज इक्वल टू हाफ रो U1 स्क्वायर प्लस P2। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो हमने 1 कौन सी इक्वेशन थी, ये 1 थी, ये प्रीवियस वाली थी। हाफ रो U0 स्क्वायर प्लस P इन्फिनिटी इज इक्वल टू हाफ रो U1 स्क्वायर प्लस P1, और नेक्स्ट के लिए U1 दोनों को कॉरेस्पॉन्ड करेगी, यानी कि U1 वेलोसिटी ऑफ टर्बाइन रीजन है। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास फाइनल रिलेशन ये वाला बन गया, हाफ रो U0 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर is equal to P1 minus P2. This is the pressure difference between two sides. कौन सी sides? Before the disk और after the disk. अब याद रहे कि ये हमारी supposition है, यानी कि ये हम maximum resistance जो है वो consider कर रहे हैं, maximum resistance consider कर रहे हैं। इस डिस्क की जगह पे कोई भी आपकी obstacle हो सकती है। obstacle से मुराद आपकी wind turbine। तो this is the pressure difference between two sides. So far the thrust force inside the wind is equal to force per unit area is equal to P1 minus P2। अब इस टर्बाइन के अंदर जो थ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर होगी, इसका प्रेशर डिफरेंस, इसका एरिया और इस पे लगने वाली फोर्स के। तो ये हमारे पास प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे A1 मैंने लगा दिया एयर कॉलम का, तो ये P1 माइनस P2 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस इनटू द अबव इक्वेशन, हमने P1 माइनस P2 की जगह पे ये चीज़ पुट कर दी। F इज इक्वल टू रो हाफ रो A1 U0 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर, P1 माइनस P2 की जगह पे हमने ये चीज़ पुट कर दी, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 निकल आई। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। देन हमने क्या किया, हमने कहा फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स मोमेंटम। हमारे पास फोर्स दो तरीके की होती है, एक न्यूटन सेकंड लॉ से और एक थ्रस्ट फोर्स। तो दूसरी फोर्स हमने इस तरीके से भी हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज इक्वल टू U0 माइनस U2। ठीक है, तो हमने फोर्स को इधर पुट किया। अब U0 माइनस U2 क्या है, U0 कौन सी वेलोसिटी थी बिफोर द डिस्क एंड U2 आफ्टर द डिस्क, द चेंज इन वेलोसिटी बिफोर पासिंग टू into that एयर कॉलम। ठीक है, तो F इज इक्वल टू रो A1 U1 इज इक्वल टू, अब मास फ्लो रेट के ये A1 U1 हमने क्यों लिया, क्योंकि ये वो एरिया जो डिस्क से पास कर रहा है। ठीक है, U0 माइनस U2। ठीक है, तो अब मास फ्लो रेट उसको हमने लेना है, तो इक्वेट इक्वेशन 3 और 4 दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। रो 1 A1 से कट गया हाफ, ये इसको हमने ओपन कर दिया, तो ये U1 इक्वल टू U0 माइनस U2। तो हमारे पास U1 किसके बराबर आ गई, U1 कौन सी वेलोसिटी थी जो कि टरबाइन रीजन में से पास कर रही थी। अब वो जो टरबाइन रीजन में से या रेजिस्टेंस रीजन में से जो पास कर रही थी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, U2 और U1 की हम एवरेज ले लेंगे, वो हमारे पास इस एवरेज के बराबर आ गए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 के।
then the velocity of wind passing through wind turbine is the average of velocity before turbine to the velocity after the turbine. What is the maximum energy that can be extracted from the wind? तो हम मैक्सिमम एनर्जी कितनी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक एक्सियल इंटरफेस फैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए क्या है, द रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ विंड। अच्छा, रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ विंड, अब ये है कि ये इस रेजिस्टेंस फैक्टर के लिए मतलब एक टरबाइन हवा को मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी दे सकती है या बिल्कुल नहीं दे सकती। तो उसके लिए हमें एक यहाँ पे मैथमेटिकली एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक एम्पिरिकल रिलेशन जो है हमें साइंटिस्ट ने बना के दिया हुआ है कि अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ पे हवा दे तो यहाँ पे कोई हवा आएगी आगे, बिल्कुल नहीं आएगी, ये सारी की सारी यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देगा। और फर्ज करें ये रेजिस्टेंस उसको बिल्कुल मतलब कोई रेजिस्टेंस ना दे तो जितनी वेलोसिटी से हवा पीछे से आ रही है उतनी वेलोसिटी से वो आगे गुजर जाएगी। तो ये सेम इक्वेशन ये आपको बताएगी। देखें u1 कौन सी वेलोसिटी है, जो टरबाइन वाले रीजन से गुजर रही है। ठीक है, u0 कौन सी वेलोसिटी है, जो अनडिस्टर्ब्ड एयर जो पीछे फ्री स्ट्रीम से आ रही है। 1 माइनस है, ए क्या है, इंटरफेरेंस फैक्टर। अब फर्ज करें इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ A0 का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही, तो जो u1 होगी टरबाइन के रीजन वाली वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, u0 के, 1 माइनस 1 0 के। ठीक है, अगर मैं u0 को 0 पुट कर दूं, सॉरी 1 माइनस 1 नहीं, a 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 किसके बराबर आ गया, u1 इक्वल टू u0 के। अगर मैं a को 1 ले लूं, a 1 लेने का मतलब क्या है कि मैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस वहां पे लगा दूंगा, हवा जितनी आ रही है वो वहीं के वहीं ब्लॉक हो जाए, आगे ही ना गुजरे। हवा जितनी यहाँ पे आ रही है वो सारी की सारी यहाँ पे ब्लॉक हो जाए, आगे ना गुजरे। ठीक है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, a को मैं क्या कर देता हूँ 1 पुट कर देता हूँ, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो u1 किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। तो अब ये हमारा एक इंटरफेरेंस फैक्टर का एम्पिरिकल रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के दरमियान जो होगा वही ऑप्टिमम ऑपरेशन के लिए टरबाइन रेजिस्टेंस देगी। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास ये थी। ठीक है, दोनों का एवरेज, तो हमने क्या किया कि दोनों का एवरेज लिया इज इक्वल टू u1 की जगह पे हमने u0 1 माइनस a पुट कर दिया, तो यहाँ से हमने u2 निकाल लिया, u2 इस चीज़ के बराबर आ गया, तो हमारे पास से u2 किसके बराबर आ गई, इक्वेशन नंबर 6 आ गई इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस फैक्टर की फॉर्म में। ठीक है, अब पावर एक्सट्रैक्शन जो होगी वो किसके बराबर होगी, ड्रॉप इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। देखिए ये अब हमने वेलोसिटीज को लिख लिया, वेलोसिटीज को कैसे लिख लिया, वेलोसिटीज को लिख लिया इन दी फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस फैक्टर, वेलोसिटीज को हमने लिख लिया इन दी फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस फैक्टर। तो अब हम मूव करने लगे हैं पावर एक्सट्रैक्शन की तरफ। ऑब्वियसली जो यहाँ पे जो एक काइनेटिक एनर्जी आई, ठीक है, एक काइनेटिक एनर्जी आई और यहाँ पे टकराने के बाद अगली काइनेटिक एनर्जी के साथ वो आगे चलेगी, तो इन दोनों में बिफोर टरबाइन एंड आफ्टर टरबाइन जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा दैट वुड बी द एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ दैट टरबाइन, वही होगी ना जो टरबाइन इससे एक्सट्रैक्ट करेगी। तो हम इसको टरबाइन की जो एनर्जी होगी हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, द ड्रॉप इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर टरबाइन किसके बराबर थी, हाफ रो a1 u1 टरबाइन की और एक वेलोसिटी टरबाइन की। ठीक है, और सिमिलरली आफ्टर द टरबाइन, यहां तक तो मास फ्लो रेट सेम रहा। मास फ्लो रेट जब भी बात आएगी ना, ये बात हमेशा याद रखनी है, तो मास फ्लो रेट हमने विद इन द टरबाइन लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसी फ्लो रेट से हमें कंसर्न है ना कि जो टरबाइन के अंदर जा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे u0 क्यूब पहले पीछे तो u0 क्यूब था, लेकिन अब हम टरबाइन की बात कर रहे हैं पावर एक्सट्रैक्शन की, तो यहाँ पे इसलिए हम m डॉट की बात कर रहे हैं। और m डॉट वो मास फ्लो रेट किसके बराबर आ गया, हाफ m डॉट v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर इज द वेलोसिटी ऑफ विंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड आफ्टर द टरबाइन, दोनों का ड्रॉप इन काइनेटिक एनर्जी का हमने डिफरेंस ले लिया, तो ये इस चीज के बराबर आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ 6 एंड a इंटू द अबव इक्वेशन। अब देखें 6 कौन सी थी, ये u2 की वैल्यू और u1 की वैल्यू, ये इंटरफेरेंस फैक्टर में हम इसके अंदर पुट करेंगे हाफ रो a1 u1। अब u0 की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, 1 माइनस a u0 स्क्वायर माइनस u0 स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो
अब u1 की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, u0 1 माइनस ए, u0 स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस u2 की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, u0 स्क्वायर 1 माइनस 2a स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया हाफ रो a1, अब u0 क्यूब इधर से हमने कॉमन ले लिया, u0 क्यूब 1 माइनस ए, 1 माइनस 1 आगे हमने इसको ओपन कर दिया, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। तो इसको जब हमने 1 हाफ रो a1 u0 क्यूब 1 माइनस ए 1 माइनस 1 देखें, अब इस माइनस को अंदर अप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो 1 माइनस 1 माइनस ये चला गया, तो ये 1 माइनस ए, तो 1 से 1 कट गया, तो ये 1 माइनस ए 4a माइनस 4a स्क्वायर, 4a हमने पहले लिख लिया। फिर क्या, ये किस चीज़ के बराबर थी, दैट वुड बी इक्वल टू टरबाइन पावर, दैट वुड बी इक्वल टू टरबाइन पावर। पावर एक्सट्रैक्शन क्या थी, टरबाइन पावर, जो कि किसके बराबर थी, जो कि काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप के बराबर थी। तो ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, टरबाइन पावर के लिए। तो हाफ रो तो इंटरफेरेंस ये आ गया। अब वो जैसे हमने फॉर मैक्सिमम कंडीशन के लिए क्या किया था, मैक्सिमम कंडीशन के लिए हम इसके मेन पैरामीटर के मुताबिक हम यानी कि डिस्टर्बिंग पैरामीटर के मुताबिक हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, जैसे हमने हाइड्रोलिक टरबाइन के अंदर किया था। हाइड्रोलिक टरबाइन में आपको याद है ना कि हमने विद रिस्पेक्ट टू कप वेलोसिटी के उसका डेरिवेटिव लिया था, और यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू इस इंटरफेरेंस फैक्टर के, अब ये याद रहे कि ये इंटरफेरेंस फैक्टर है क्या, दिस इज बेसिकली इट इज अ टरबाइन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका हम जब पावर एक्सट्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू हम ए के करेंगे तो PT ओवर dt आ गया, तो हाफ रू 1 इसका हम लेंगे, इसका आपने डेरिवेटिव लिया, फिर देन मैक्सिमम कंडीशन के लिए डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर दिया, तो अब आपके पास 2a की वैल्यू आ गई दैट इज 1 और a की वैल्यू आ गई 1/3। अब पुट इक्वेशन नंबर a इज इक्वल टू 1/3 इंटू इक्वेशन नंबर 7, इसके अंदर आप जब 1/3 पुट करोगे तो आपके पास अच्छा a इज इक्वल टू 1 हम पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, a इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपने सोचना है। और नीचे इस वीडियो की कमेंट में जाके आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कितनी समय लगी है इस लेक्चर की, कि हम a को 1 क्यों नहीं ले सकते, तो इसका मतलब दैट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दैट डिस्कशन। तो a इज इक्वल टू 1/3 हम पुट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमने पुट किया तो हमारे पास टरबाइन पावर किसके बराबर आ गई, 16/27। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि 16/27 का जो आंसर है वो 1 से लेस आएगा या 1 से ग्रेटर आएगा, डेफिनेटली 1 से लेस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये थी विंड एनर्जी तो हमने मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्शन का कंडीशन लगा के हमने देख लिया कि हम इसको आप डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 0.59, 16/27 का आंसर आएगा 0.59। तो इस एनर्जी का, विंड एनर्जी का हम 59% फ्रैक्शन जो है वो एक टरबाइन मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो एक टरबाइन कितना एक्सट्रैक्ट कर सकती है, इस 16/27 को वी कॉल इट एज अ CP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या पावर कोएफिशिएंट भी इसको कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ पावर। तो ये वो पावर है जो एक टरबाइन मैक्सिमम, यानी कि अगर किसी विंड की बात की जाए ना तो विंड में टोटल जितनी एनर्जी है उसका 59% हम मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड ठीक है। तो हमारे पास जो CP की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 0.59, वेयर CP इज द फ्रैक्शन ऑफ पावर एक्सट्रैक्टेड दैट इज कॉल्ड पावर कोएफिशिएंट। नोट दैट द मॉडल प्रेडिक्ट्स दैट व्हेन a is equal to 1/3 then u1 is equal to, अब अगर हमें पता चला कि जब हम मैक्सिमम कंडीशन लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि दो सोल्यूशन निकलने हैं, a = 1/3, a = 1। a = 1 हम ले नहीं सकते, a = 1/3 जब हम लेंगे तो हमें पता चला कि ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी u1 और u2 की, तो इसमें अगर a = 1/3 पुट करूंगा तो u1 किसके बराबर आएगा और u2 किसके बराबर आएगा। इट माइट बी पॉसिबल कि देयर इज सम लिटिल एरर इन बिटवीन u1 एंड u2, लेकिन इसकी जो वैल्यू आप निकालोगे ना दैट वुड बी करेक्ट,
आपने a इज इक्वल टू 1/3 को पुट करना है उस इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर a में, तो u1 और u2 की वैल्यू आ जाएगी। और जब आप a इज इक्वल टू 0.5 यानी कि 1/2 पुट करोगे तो u1 किसके बराबर आ जाएगी, u0/2 एंड u2 आ जाएगी 0 के बराबर। ठीक है, इसको करके भी देख लेते हैं हम। देखें यहाँ पे अगर आप 1/2 पुट करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि u2 किसके बराबर आ जाएगी, आपकी 0 के। तो u2 कौन सी वेलोसिटी थी, u2 इज आफ्टर पासिंग द टरबाइन, तो ये भी केस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो रियल लाइफ में टरबाइन का मैक्सिमम जो फ्रैक्शन है वो कैसे ले सकते हैं, जब इंटरफेरेंस फैक्टर जो है हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, 1/3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, which is no longer meaningful for the turbine and indicates a change in mode of flow। mode of flow का मतलब कि वो जिस डायमेंशन में आया आगे उसको कोई वेलोसिटी नहीं मिली तो वो रिवर्स हो गया, इनकी u2 आगे गुजरी नहीं है तो u2 आपको 0 मिली है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन के लिए हमें इंटरफेरेंस फैक्टर कितना होना चाहिए, 1/3 का। क्या मतलब इसका, कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई हवा आ रही है तो उसका 3 हिस्से आगे गुजर जाए, मतलब सॉरी 2 हिस्से आगे गुजर जाए 3 में से, और एक हिस्सा अगर वो ब्लॉक भी करना चाहता है तो वो रेजिस्टेंस को ब्लॉक कर ले। ठीक है, 1/2 नहीं हम ले सकते। इसका क्या मतलब है कि आधी गुजर जाए, आधी उस रेजिस्टेंस उसको रोक ले, ये हम नहीं ले सकते। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि u2 0 हो जाती है। और a = 1/3 हम ले सकते हैं, a = 1 भी नहीं ले सकते। उसका आंसर आपने कमेंट में करना है जाके। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज निकल आई। अच्छा, यहां पे हमें पता चल गया कि बेट्स क्राइटेरिया अब हम डिफाइन करते हैं। ये सारी जितनी पावर एक्सट्रैक्शन थी, ये इंटरफेरेंस फैक्टर, ये बेसिकली हमें बेट्स ने करके बताया था। बेट्स क्राइटेरिया इसको कहते हैं कि हम मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्शन जो है वो कितनी ले सकते हैं, वो हम ले सकते हैं दैट इज 59% ऑफ द विंड एयर। अब यहाँ पे ये चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है कि मतलब जब हम इस एयर कॉलम को कंसिडर कर रहे थे, इस एयर कॉलम में, यहाँ पे इस एयर कॉलम की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है जब हम ये बात करते हैं कि u0 वो वेलोसिटी है जो इनकमिंग एयर की थी, u1 वो वेलोसिटी है जो टरबाइन वाले रीजन की थी, और u2 वो वेलोसिटी थी जो कि टरबाइन वाले रीजन के आफ्टर थी। तो हमें थोड़ा सा ये डिफिकल्ट करना मुश्किल हो जाता है कि u0 u2 से कैसे डिफरेंट हो सकती है। तो यही तो बेट्स का कमाल था। बेट्स ने जो अपना मॉडल कंसिडर किया था ना फॉर डेरिवेशन, ऑल दिस डेरिवेशन फ्रॉम दिस स्टेप, उसने यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से लेके ये सारा क्राइटेरिया इज कॉल्ड 59% इज कॉल्ड बेट्स क्राइटेरिया। इसके लिए उसने ये फिगर कंसिडर की थी। इसके A0 का क्या मतलब है, ये एयर कॉलम ही है, ये एयर कॉलम ही, लेकिन एरिया से उसने क्यों डिनोट किया, हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन से पता चलता है कि जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे हवा की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि उसने A0 कम शो करने का मतलब ये है कि उसको पता है कि NFC के जो इंजीनियर्स हैं वो बड़े ही अक्लमंद हैं, उनको पता है कि जनाब A0 कम एरिया का मतलब है कि इनडायरेक्टली ही इज टॉकिंग अबाउट हायर वेलोसिटी। तो इसलिए उसको अप स्ट्रीम कहता है, अप स्ट्रीम, कि अब यानी कि जो बिफोर द टरबाइन जो एयर है ना वो अप स्ट्रीम है, और अप स्ट्रीम उसने ग्रेटर कंसिडर की थी एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। इसलिए उसने कहा कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पे होगी, फिर टरबाइन वाले रीजन में थोड़ी सी कम हो जाएगी, और सबसे कम हो जाएगी u2 पे यानी कि डाउन स्ट्रीम पे। ये वो मॉडल था जो बेट्स ने कंसिडर किया था। इसको कंसिडर करके उसने A0, A1 और A2 पे अपनी जो वेलोसिटीज थी वो डिफरेंट ली थी। इसको डिफरेंट को कंसिडर करके, इस मॉडल को कंसिडर करके बेट्स ने मैक्सिमम की कंडीशन अप्लाई करके हमें बताया था कि वी कुड एक्सट्रैक्ट जस्ट 16/27% ऑफ द विंड, इनकमिंग विंड टरबाइन। तो जब हम इसको लिखते हैं ना, जब हम लिखते हैं, बुक वाला क्या करेगा, बुक वाला इसी चीज को मतलब अगर मैं इसको इस जगह पे पुट कर दूं तो ये CP इस जगह पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो PT इज इक्वल टू CP इंटू 1/2 रो A1 U0 क्यूब आएगा। तो अब इसका फिजिकली क्या मतलब हुआ, फिजिकल मतलब ये हुआ कि टरबाइन पावर यानी कि CP वो फ्रैक्शन है जो किसी भी विंड एनर्जी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी विंड एनर्जी से हम मैक्सिमम जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो बेट्स क्राइटेरिया कहलाता है।
अच्छा, हम मैक्सिमम, अब हमारे पास थंब रेल आ गया कि हम मैक्सिमम जो है वो कितने परसेंट ले सकते हैं, 29%। ठीक है, मैंने आपको उस लेक्चर के अंदर बताया था कि अभी तक जो टर्बाइन्स हैं वो कितने परसेंट ले चुकी हैं, वो 40.4 तक वो अचीव कर चुकी हैं। इसको 0.59 की जगह पे वो 0.4 तक जा चुकी हैं। इट मीन्स के जो विंड टर्बाइन है वो डिफरेंट डिज़ाइन की वेरिएशंस के साथ साथ हम लोग 68% एफिशिएंट इसको बना चुके हैं। ठीक है, तो अब 89% पे 89 हम इसकी मैक्सिमम बना सकते हैं, 89 हम इसकी मैक्सिमम बना सकते हैं। वो कैसे? कहते हैं द पावर कोएफिशिएंट CP इज द एफिशिएंसी ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग पावर फ्रॉम द मास ऑफ एयर इन स्पोज्ड स्ट्रीम ट्यूब पासिंग थ्रू। ये स्पोज्ड स्ट्रीम ट्यूब है, जो मतलब उसने स्ट्रीम ट्यूब से मुराद बिफोर टर्बाइन उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, विद इन द टर्बाइन थोड़ी सी कम है, और आफ्टर पासिंग थ्रू टर्बाइन ये बिल्कुल कम हो जाती है। स्पोज्ड स्ट्रीम ट्यूब पासिंग थ्रू द एक्चुएटर डिस्क एरिया A0। अब इसको वो एक्चुएटर डिस्क उसने सपोज किया था, वो तो बाद में जाके उसने इंटरफेरेंस फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था ना इसको, लेकिन वो डेरिवेशन के लिए उसने इसको एक्चुएटर डिस्क लिया था। द इंसिडेंस एयर पासिंग थ्रू एरिया A0 upstream of turbine, the power extracted per unit area of A0 upstream is greater than per unit area of A1। अब वो कहता है कि अगर यहाँ पे, अगर लेट्स सपोज वो कहता है कि अगर यहाँ एक टर्बाइन में यहाँ पे लगाऊं A1 पे और A0 पे, तो जो मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्शन होगी ना वो A0 पे ज़्यादा होगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है। क्या रीज़न है उसकी? वेलोसिटी ज़्यादा है। जब वेलोसिटी ज़्यादा है तो पावर ऑफ टर्बाइन कैसे बढ़ेगी? क्योंकि वो U0 के, अब यहाँ पे फर्ज करो मैं 1 पुट करता हूँ तो टर्बाइन की वैल्यू आएगी 1। अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ तो वो उसको 8 टाइम इसके अंदर इंक्रीज कर देगी वो। तो वेलोसिटी बढ़ाने से में क्या होता है कि वो 8 टाइम पावर इंक्रीज हो जाती है। तो कहता है कि अगर मैं लेट्स सपोज इधर एक टर्बाइन लगाता हूँ तो उसकी जो पावर एक्सट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस इज अगेन सपोजिशन सिंस A0 इज लेस देन A1। तो कहता है कि द मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्शन पर यूनिट एरिया A0 इज 8/9 ऑफ द पावर इन द विंड। तो वो कहता है कि and so the turbine has the maximum efficiency of 89% considered in this way। तो सॉरी, तो बेट्स ने हमें ये कहा कि अगर मैं इधर टर्बाइन लगाता हूँ तो इधर इस जगह पे जो मैक्सिमम पावर जो आ रही है पावर कोएफिशिएंट, हम उसका 8/9 ले सकते हैं। इसको समझो ना, द मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्शन पर unit of A0 is 8/9 of the power in the wind। तो पावर इन द विंड कितनी थी? 59%। पावर अवेलेबल पावर जो हम रीड कर सकते हैं वो कितनी है? 8/59। अब अगर इस 59 को मैं 8/9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 89%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि द मैक्सिमम पावर दैट एनी विंड टर्बाइन कैन प्रोड्यूस इज द 59% ऑफ द इनकमिंग एयर पर, और उस 59% से हम कितने परसेंट अचीव कर सकते हैं? उसकी रीज़न ये है कि हम 89% अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी वेलोसिटी इसमें आ रही है जब वो विंड वाले रीजन में जाएगी उतनी उसकी वेलोसिटी नहीं रहती, उसकी कम हो जाती है ड्यू टू परटर्बेशंस। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी ना कि एक जब ब्लेड गुजरेगा वो हवा को डिस्टर्ब करेगा। अब जो पिछला ब्लेड है वो जब उसी रीजन में गुजरेगा परटर्बेशन वाले रीजन में तो डेफिनेटली उसके अंदर टर्बुलेंस क्रिएट होगी। तो और इसके अलावा एडीज वगैरह भी बनती हैं जो कि इसकी एफिशिएंसी को 100% नहीं जाने देती। तो ये ओवरऑल हमारी एफिशिएंसी जो है वो 89% अचीव होती है। तो जो बेट्स क्राइटेरिया था उसने हमें ये बताया था कि इनकमिंग, अब देखें वही चीज़, पहले हमने एयर को मॉडल किया रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देन हमने कहा कि हम इस रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी से मैक्सिमम जो पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दैट वुड बी इक्वल टू 59% ऑफ इनकमिंग एयर। अब उस 59% से हम लोगों ने आगे कहा कि हम जो मैक्सिमम जो टर्बाइन है वो कितनी एफिशिएंट बना सकते हैं, दैट इज 89% ऑफ द टर्बाइन बना सकते हैं। ठीक है,
तो इसके साथ ही ये हमारा बेट्स क्राइटेरिया ख़त्म हो गया। बेट्स क्राइटेरिया के साथ अब हम आगे टरबाइन के ऊपर फर्दर मूव करेंगे कि हमारी टरबाइन किस टाइप्स की होती हैं। देखें वो उस मॉडल में अगर आपको याद हो तो इनकमिंग एयर को हमने डील कर लिया है और टरबाइन की मैक्सिमम कैपेसिटी को हमने डील कर लिया। अब हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ टरबाइन। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।